हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज मैं कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ अ गॉड जैसा है या फिर कोई डीमन लॉर्ड है। बेसिकली ये सभी लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है जिसको कि आप रियल गॉड से कंपेयर कर सकते हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 एनिमे वर मेन कैरेक्टर इज अ डीमन लॉर्ड और गॉड। So without wasting any time, let's get started. नंबर 10 डीमन लॉर्ड रिटेरी। जब तक आप गेम खेल रहे हो तब तक सब कुछ सही होता है, आप गेम को एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन क्या हो कि आप उसी गेम में ट्रैप हो जाओ जिसको आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा। ऐसा ही होता है इस एनिमे के मेन कैरेक्टर अकीरा के बारे में, जब वो अपने खुद के गेम जिसका नाम होता है इन्फिनिटी गेम, एक MMORPG गेम जिसको बंद करने वाला होता है उसके सर्वर्स को। लेकिन जब वो गेम को बंद करता रहता है तब कुछ हो जाता है और सडनली उस गेम के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है जिस गेम को बंद करने वाला होता है। और उसके बाद क्योंकि वो एक डीमन लॉर्ड होता है इस वर्ल्ड में, मतलब उसका जो कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली में डीमन लॉर्ड होता है। सो उसके पास में जो पावर होती है वो भी डीमन लॉर्ड की पावर होती है। अब इस वर्ल्ड में ये ढूंढने निकल जाता है कि भैया किस वजह से वो इस गेम वर्ल्ड में आया है। कोई तो होगा जिसने कि उसको इस गेम वर्ल्ड में ट्रैप करा है, तो कौन है वो। और इस चीज का वो बदला लेने के लिए इस वर्ल्ड में वेंचर करता है और खुद की डीमन आर्मी भी क्रिएट करता है शायद। लेकिन ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में होता क्या है और क्या वो ढूंढ पाता है उस व्यक्ति को जिसने कि इसको इस गेम वर्ल्ड में ट्रैप किया है। नंबर 9 ओवरलॉर्ड। अब देखो ओवरलॉर्ड की कहानी भी पिछले वाले एनिमे के जैसे ही बड़ी ही सिंपल है। यहाँ पे भी एक मेन कैरेक्टर जो कि अपने गेम के बंद होने का वेट कर रहा होता है। दरअसल बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि उसका एक बहुत ही फेवरेट गेम होता है। उस गेम के अंदर वो एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर पे वो मैक्स लेवल पहुंच चुका होता है, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसका खुद का एक गिल्ड भी होता है। लेकिन क्योंकि ये गेम उसका फेवरेट था और कुछ ही टाइम में गेम बंद होने वाला है, तो उस गेम के सर्वर में आराम से जा करके बैठता है और वेट करता रहता है इसका जब गेम का सर्वर बंद होगा तो गेम से बाहर निकल जाएगा और उस गेम को छोड़ देगा। मतलब कि एक लास्ट बार उस गेम में जाता है और चेक करता रहता है चीजों को। देन सडनली जब गेम के सर्वर बंद होते हैं तब वो गेम से बाहर नहीं जाता एंड जितने भी NPCs रहते हैं उस गेम के अंदर उनके पास कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो सेंटिएंट बन जाते हैं। मतलब कि उनके पास अकल आ जाती है और इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, वो बात कर सकते हैं। और ये सब कुछ देख करके हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसको कुछ भी पता नहीं है इस बिल्कुल ही नए वर्ल्ड के बारे में, इस वर्ल्ड को वेंचर करने के लिए निकल जाता है। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसके सबऑर्डिनेट ऐसा समझ लेते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर करना चाहता है और इस तरीके से एक बहुत ही एपिक स्टोरी स्टार्ट होती है इस स्कल जैसे दिखने वाले व्यक्ति की। सो एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पे वर्ल्ड बिल्डिंग का सिस्टम हो और साथ साथ में एक बहुत ही ओवर पावर कैरेक्टर हो जिसके पास बहुत ज्यादा ओवर पावर सबऑर्डिनेट्स भी हो। सो डू चेक आउट ओवरलॉर्ड। नंबर 8 मिसफिट ऑफ द डीमन किंग अकेडमी। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक नॉर्मल फैंटेसी वर्ल्ड जैसा है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड है और यहाँ पर एक हीरो है। अब एक ह्यूमन साइड होता है और एक डीमन साइड होता है। तो स्टार्टिंग के डेज में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड और हीरो मिलकर के एक बैरियर को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर डीमन लॉर्ड अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो इस वॉल को क्रिएट कर सके और वर्ल्ड में पीस बनाए रख सके। लेकिन डीमन लॉर्ड के पास एक और प्लान होता है और वो अपने आप को रिकार्नेट करता है कुछ 2000 साल बाद। लेकिन जब वो रिकार्नेट होकर के फिर से इस वर्ल्ड को जानता है और इन्फॉर्मेशन गेन करता है तो उसको पता चलता है कि किसी ने हिस्ट्री के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। उसका नाम कोई नहीं जानता और ना तो कोई ये जानता है कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करा था। अरे ये तो छोड़ो, उसने जो पीस बनाने की कोशिश करी थी वो भी काफी कुछ टूट चुका है। डीमन किंग जो कि खुद है जिसने कि अपने आप को सेक्रीफाइस करा था उन डीमंस के लिए, उन लोगों ने इसका नाम ही चेंज कर दिया है और अब इस डीमन किंग को कोई नहीं जानता और एक इम्पोस्टर इसकी जगह ले चुका है। ये सब कुछ की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए डीमन किंग जो हमारा रहता है इस नए वर्ल्ड का, वो एक डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन लेता है। अब डीमन किंग एकेडमी क्या होती है कि वो एक एकेडमी होती है जहाँ पे नए स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जाता है ताकि जब भी डीमन किंग रिकार्नेट हुए तो वो उसको अच्छे से प्राप्त कर सके, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो। लेकिन अब क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है कि उसका नाम ही हिस्ट्री से मिटा दिया गया है, उसकी सारी अचीवमेंट किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसे तो उस कैरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल वो इस मिस्ट्री को जानना चाहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि ऐसा कर रहा है। और लास्ट में जो चीज पता चलती है वो रियली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। सो अगर आपको भी जानना है तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर लिटरली गॉड है। वो किसी को मारने के बाद उसको और एग्री देने के लिए उसको फिर से जिंदा करता है और फिर से मार सकता है। सो ये सीन भी है, चेकआउट करना। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 7
नोरोगामी। अगर आप रास्ते पे घूम रहे हो और अचानक आपको दीवार पे एक नंबर दिखता है जिसके ऊपर रेड से लिखा हुआ है, अगर तुम उस पे कॉल लगाओगे और पूछोगे कौन है तो वो बताएगा खुद को कि उसका नाम है गॉड यातो। वो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिलीवरी गॉड है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ना तो उसके बारे में कोई श्राइन है, लेकिन इस गॉड का मोटिव है कि वो अपने नाम की एक श्राइन बनाना चाहता है और बहुत सारे वर्शिपर अपने लिए गैदर करना चाहता है। ये गॉड आपके लिए कोई भी काम कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 येन में, करीबन 5 रुपए के अंदर, या मेरी मैथ्स गलत भी हो सकती है तो कैलकुलेट खुद ही कर लेना। लेकिन एक दिन जब वो एक ऑड जॉब को करने जा रहा होता है तब वो रास्ते से जा रहा होता है, क्योंकि गॉड है, इसको पता है कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक लड़की जो कि इसको देखती है वो देखती है कि इसके पर एक कार टकराने वाली होती है तो ये उसको बचाने चली जाती है। लेकिन जब वो इस गॉड यातो को टच करती है तब एक तरीके से इसकी सोल नेचुरल वर्ल्ड से उठ करके बाहर की जो दूसरी रिल्म्स होती है उससे काइंड ऑफ कनेक्ट हो जाती है और वो भी फिर उन ऐसी चीजों को देख पाती है जो कि नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, जैसे कि घोस्ट और स्पिरिट्स। अब ये सब कुछ जो चीजें होती है ये सब कुछ वो फिर से फिक्स करना चाहती है, इसलिए वो गॉड यातो को फिर से ढूंढती है, उसको बोलती है कि वो उस चीज को फिक्स कर दे। ये कैसे उस चीज को फिक्स करता है और भी सारे कैरेक्टर्स इस एनिमे के अंदर, और बेसिकली लिटरल गॉड है ये व्यक्ति गॉड यातो, और इसका पास्ट इतना ही ज्यादा मिस्टीरियस है जितना कि इसका प्रेजेंट, और साथ साथ में इसके पास्ट में एक ऐसी चीज बताई गई है जो कि लिटरल बैडएस गूज़बम्प्स देने वाली है। अगर आपने नोरोगामी देखा है तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि ये कैरेक्टर कितना बैडएस है उसके पास्ट में और इवन इन प्रेजेंट। अगर आपको एक लिटरली बैडएस कैरेक्टर देखना है जो कि दिखने में किसी चोमू जैसा दिखता है बट स्टिल वो बैडएस है, तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 6, इस एनिमे का नाम इतना बुरा है कि मेरे से प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, नीचे देख लेना यार। अब इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हमारा एक मेन कैरेक्टर है, वो एक रास्ते पे अधमरा पड़ा हुआ होता है, तभी एक लड़की आती है और उसको वहाँ पे देखती है। अब वो लड़की ऐसे इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसको उसके विलेज में ले जाती है। उसके विलेज में ले जाने के बाद वो उसको उसके घर पे ले जाती है, और जब वो लड़का फिर से उठता है तब उस लड़की को पता चलता है कि लड़का कितना मिस्टीरियस है। दरअसल उस लड़के के मुंह पे एक मास्क लगा हुआ होता है, वो चाहे या ना चाहे वो मास्क कभी भी उसके मुंह से निकलता नहीं है। साथ साथ में कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि उसको मिस्टीरियस बना देती है। कुछ टाइम बाद उस विलेज पे कुछ मॉन्स्टर्स या फिर मैं कहूँ कुछ लोग अटैक कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि खुद को पावरफुल समझता है और जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता, वो सोचता है कि वो इस काइंडनेस को जो कि इस लड़की ने दिखाई है ऐसे ही नहीं जाने देगा और इस गांव को सेफ रखेगा, और इस तरीके से एक बहुत ही ऑसम स्टोरी स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में अगर मैं इससे ज्यादा बताता तो बेसिकली स्पॉइलर हो जाते, इसलिए मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया। बस इतना समझ लो कि मेन कैरेक्टर का पास्ट कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, और जैसे जैसे इसकी पास्ट की चीजें आपको पता चलती जाएगी आपको बहुत बड़े बड़े शॉक्स लगेंगे। यह एनिमे जरूर चेकआउट कर लेना अगर कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो विद एक ओवर पावर कैरेक्टर। एनिमे थोड़ा सा पुराना है बट अगर तुम थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अगर देखोगे तो तुमको भी अच्छा लगेगा। नंबर 5, दैट टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ डीमन लॉर्ड और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की एनिमे के अंदर, तो ये एनिमे का कैरेक्टर बिल्कुल आएगा। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर दरअसल एक स्लाइम होता है। दरअसल होता क्या है कि वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में, एक नॉर्मल जापानीज वर्ल्ड में, मतलब अपने इधर का ही जापान, उधर पे अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। उसका फ्रेंड को कोई एक अटैक कर देता है और उस अटैक से बचाते बचाते एक चाकू उसके शरीर पे लग जाता है और बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर मरने वाला होता है। लेकिन जब वो मरते रहता है तब उसके माइंड में एक वॉइस घूमती है। वो वॉइस क्या कहती है उसको उस समय तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो जब उसकी आंखें खोलता है फिर से तो वो देखता है कि अब वो एक स्लाइम बन चुका है, और वो वॉइस दरअसल एक सिस्टम है जो कि उसको पावर ग्रांट करती है और उसको इस वर्ल्ड में रहने में हेल्प करती है। अबे स्लाइम जो कि लिटरली कोई भी देख के बोलेगा कि कुछ नहीं कर सकता, कैसे एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बनता है ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लाइम के अंदर लिटरली क्या होता है, कुछ भी नहीं। उसके अंदर पॉइजन, फायर सभी टाइप का रेजिस्टेंस है और बेसिकली उसको हर चीज की इम्यूनिटी है, और ऊपर से बाद में जाकर के ये बंदा एक डीमन लॉर्ड भी बनता है और अपने एक ड्रैगन को जो कि लिटरली मोस्ट पावरफुल बीइंग रहती है उस वर्ल्ड में, उसको अपने अंदर समा लेता है ताकि उसको बाद में फ्री कर सके। तो ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ होता क्या है, लेकिन इतना समझ लो कि बंदा इतना पावरफुल है इसने कई सारे लोगों को एक साथ मार दिया था विथ ए सिंगल अटैक। लाइक लिटरली पूरी की पूरी ह्यूमन आर्मी को इसने वाइप आउट कर दिया था विथ अ सिंगल स्किल। तो सोच ही सकते हो कि कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है ये।
नंबर 4 वन पंच मैन। अब देखो वन पंच मैन को कौन नहीं जानता, कई लोग इसको गॉड से भी कंपेयर करते हैं और कई लोगों ने इसको गोकू से भी कंपेयर करने की कोशिश करी है। अब ये वाली डिबेट पे हम वापस नहीं आते हैं, लेकिन इतना समझ लो कि कैरेक्टर को तुम बेसिकली गॉड कह सकते हो, क्योंकि अभी मांगा में जो चल रहा है वहाँ पे ये किसी गॉड से ही लड़ रहा है, बताऊंगा नहीं कौन है, बट स्टिल उसको बहुत बुरी तरीके से धो रहा है। अब वन पंच मैन के अंदर जो कैरेक्टर है साइतामा, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, जो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल बंदा होता है, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि उस वर्ल्ड के लिए कुछ कर सकता है, सो वो अपने आप को ट्रेन करता है 2 या 3 साल के लिए, जिसमें वो 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 10 किलोमीटर रन एवरी डे करता है। और उसके बाद वो इतनी ज्यादा पावर गेन कर लेता है कि उसके सर के सारे बाल उड़ जाते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल तो हो जाता है, लेकिन साथ साथ में अब उसकी एक्साइटमेंट भी कम होने लगती है, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि किसी भी विलन को या किसी भी एनिमी को वो सिर्फ एक पंच में ही हरा सकता है। और इसी वजह से अब उसको बैटल की वो एक्साइटमेंट भी नहीं आती, इसलिए वो नए नए और पावरफुल अपोनेंट्स को ढूंढता रहता है ताकि वो उसकी बैटल एक्साइटमेंट को फिर से बढ़ा सके। बाद में उसको एक कैरेक्टर मिलता है जो कि काइंड ऑफ अ साइबॉग होता है, जो कि इसको एज अ सेंसे मानने लगता है, क्योंकि वो देखता है साइतामा जो कर सकता है वो इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर सकता। उसको बाद में पता चलता है कि साइतामा ने कोई हीरो लाइसेंस नहीं ले रखा है, इसका मतलब कोई ऑफिशियली वो हीरो नहीं है, और आज तक इसने जो भी काम करे हैं वो किसी और को उसका क्रेडिट मिल गया है। अब ये हीरो वगैरह क्या है, साइतामा की खुद की बैक स्टोरी क्या है, और आगे किन किन लोगों से लड़ता है, कैसे ये इतना ज्यादा पावरफुल बना, ये साइबॉग कैरेक्टर कौन है, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वन पंच मैन नहीं देखे हो तो ये सब कुछ एक मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री अनरावल करना ही सबसे बड़ी चीज लगती है मुझे वन पंच मैन के अंदर। यहाँ पे लिटरली इतने सारे सरप्राइजिंग मूवमेंट्स है कि मैं खुद शॉक में था जब मैंने पहली बार वन पंच मैन को देखा था। मैं सोच रहा था कि कोई एक कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। नंबर 3 द गॉड ऑफ हाई स्कूल। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक कोरियन हाई स्कूल स्टूडेंट है। वहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला होता है जहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट को बैटल करनी होती है। अब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट इस बैटल्स में कोई रूल्स नहीं है। किसी भी टाइप के वेपन को तुम यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप की टैक्टिक को तुम यूज कर सकते हो इस गेम को जीतने के लिए, या कोई इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और इस टूर्नामेंट को अगर तुम जीतते हो तो इसका प्राइज है कि कोई भी तुम्हारी एक विश वो लोग ग्रांट कर देंगे, चाहे वो कुछ भी हो। यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और अपनी अपनी मिस्ट्री को धीरे धीरे रिवील करता है। दरअसल उसका खुद का पास इतना मिस्टीरियस रहता है, और बाद में जाकर के एक चीज पता चलती है जो कि लिटरली उसको ओपी गॉड बना देती है, जो कि आपको तो देखनी पड़ेगी। साथ साथ में यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड ही नहीं, और भी वर्ल्ड है जहाँ पर वो जाता है, जो कि आपको देखना पड़ेगा। नंबर 2 ब्लीच। अब देखो ब्लीच के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे है, लेकिन अगर मैं फिर भी बताने की कोशिश करूँ इसके अंदर क्या होता है। इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होता है इचिगो। अब इचिगो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। एक दिन उसकी फैमिली पे कुछ हॉलोज अटैक कर देते। अब हॉलो जो होते हैं ये कर्स स्पिरिट होते हैं जो कि ह्यूमंस की सोल को खा जाते हैं। वहीं पे एक लड़की आती है जो कि इस हॉलोज को धीरे धीरे करके मार रही होती है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हुई होती है। तब वो लड़की इचिगो को देख करके उसको अपनी पावर लेने के लिए पूछती है। इचिगो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस वक्त में उसको हाँ कर देता है, और उस ग्रिम रीपर या फिर मैं कहूँ उस लड़की की पूरी पावर्स इस लड़के के पास में आ जाती है। जो इचिगो होता है वो धीरे धीरे करके हॉलोस को डिफीट तो कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इस पावर्स को फिर से उस लड़की में ट्रांसफर नहीं कर सकता। सो वो इस अर्थ में इसके शहर को इन हॉलोज और इन कर्स स्पिरिट से बचाने के लिए खुद एक ग्रिम रीपर बन जाता है, और साथ साथ में आगे जा करके उसके फ्रेंड्स भी इस बात में उसकी हेल्प करते हैं। वो क्या होता है कैसे होता है ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन साथ में और भी चीजें होती है। उसको बाद में पता चलता है कि सिर्फ हॉलोज और कर्स स्पिरिट ही एकमात्र खतरा नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड में और भी खतरे हैं जो कि इसको अभी तक ढंग से पता भी नहीं है। बाद में अगर आप स्टोरी में बहुत ज़्यादा अच्छे से घुसे हुए हो तो आपको पता चलेगा कि उस ग्रिम रीपर से मिलना, इचिगो का एक ग्रिम रीपर बनना, और साथ साथ में उस होलो का उसके घर पे अटैक करना, ये सब कुछ किसी और व्यक्ति का प्लान होता है जो कि एक जेल में बैठ करके सब कुछ प्लान करता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सिर्फ ब्लीच फैंस ही समझ सकते हैं। सो अगर तुम एक ब्लीच फैन हो सो भैया ये एनिमे भाई सच में ओपी है। सो अगर आपके पास टाइम हो और लिटरली कॉमेडी एनिमे देखना हो विथ एन ओवर पावर कैरेक्टर जो कि लिटरली गॉड बन जाता है, गॉड ऑफ डेथ, सो प्लीज इस एनिमे को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 1 ब्लैक समनर। ये बिल्कुल ही नया एनिमे है जो कि कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ है। इसके अंदर होता क्या है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक इसेकाई बंदा है जो कि एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में आया है। उसने अपनी कुछ मेमोरीज को या कहूँ अपनी सारी की सारी मेमोरीज को एक तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया है ताकि वो ओपी स्किल्स को
ग्रांट कर सके एक गॉडेस से। और साथ साथ में उसने एक और चीज़ भी ग्रांट करी है। जब गॉडेस उससे पूछती है कि क्या वो उसको कोई कंपेनियन दे उसके इस नए वर्ल्ड में, और गॉडेस उसको बोलती है कि वो कंपेनियन कुछ भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, तब हमारा मेन कैरेक्टर गॉडेस को ये एज अ अपनी कंपेनियन मांग लेता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर एक्चुअली समनर होता है, वो गॉडेस को अभी समन नहीं कर सकता क्योंकि उसको अपने मैजिक पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। सो धीरे धीरे करके अपने मैजिक पॉइंट्स को बढ़ाता है। साथ साथ में और भी कैरेक्टर्स उसके पास में आते हैं और भी सारे मॉन्स्टर्स उसके साथ में आते हैं जिसको कि वो समन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर बन सकता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे इस गॉड वाली लिस्ट में ये इसी का यानी में क्या कर रहा है, और साथ साथ में ये खुद एक गॉड तो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने इसके नॉवेल पढ़ी है और मैं कह सकता हूँ कि अगर इसके आगे के सीजन्स आए तो ये वीडियो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये व्यक्ति वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड बन जाएगा फैंटेसी जॉनरा के अंदर। सो अगर आप एक नॉवेल और एक मांगा फैन हो तो शायद तुमको बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। सो ये थी मेरी लिस्ट। आई होप आप लोगों को लिस्ट पसंद आई होगी। अगर लिस्ट पसंद आई सो थैंक यू। और हाँ, मैं बता दूँ 30 के मेरे हो चुके हैं। सो हो सकता है कि मैं कोई Q&A करूँ। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।